हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड और एक सितारा, एक तारा हमारे साथ जुड़ चुका है। ये तारे ने क्या किया है? इस तारे ने डबल डिजिट रैंक लाया है सीएसआईआर नेट यूजीसी जेआरएफ में। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं सभी को पता है। जो भी लोग इसको देख रहे होंगे उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग इस एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, इस एग्जाम के एस्पिरेंट्स होंगे। तो ये इंटरव्यू लेने का मकसद यही है कि इन्होंने जो फेस किए हैं डिफ़िकल्टीज़, इन्होंने जो प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजीज यूज़ की है, इनके मदद से इन्होंने जो रैंक हासिल की है, तो सिमिलरली ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो आप तक पहुंचना चाहिए। यही एक पर्पज़ है इस इंटरव्यू का। ओके ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है कुछ है, डजेंट मैटर। ये बस जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि लोग कैसे कैसे प्रिपरेशन करके, स्ट्रेटजीज करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे इनसे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज जान लेंगे। इनके जो तहखाने में छुपे हुए आइडियाज़ है वो सब हम निकाल लेंगे और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hi, my name is Anita Sharkar and I am from West Bengal, from a city Durgapur. और मेरा अपना मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में किया है और मेरा इस बार जेआरएफ क्लियर हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 57। ओके, सो आपका मास्टर्स अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या फिर? नहीं नहीं, 2019 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। तो इतने बड़े गैप के बाद आई कैन आस्क यू कि क्या आप कर रहे थे? कुछ जॉब कर रहे थे आप? हाँ हाँ, मैं जॉब कर रही थी। ओके। मैं एक लैब में थी, असिस्टेंट लैब असिस्टेंट थी। तो कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है? मैंने मास्टर्स खत्म होने के बाद शुरू किए थे, लेकिन वो होता है ना पहली पहली बार ट्रायल एरर करने का। राइट। तो मुझे पहले तो आइडिया नहीं था एग्जाम के बारे में, तो मैं सोची थी कि एक बार देख लेते हैं कैसा रहता है। तो 2019 दिसंबर में मैं बस ऐसे ही दी थी। तो मेरा जो मतलब जो आया था मार्क्स, तो वो आया था 11%। ओके। मेरा दिल वहीं पे टूट गया। फिर लगा कि ठीक है, ऐसे प्रिपरेशन के बिना दी थी। तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आया, तो मेरा बहुत सारा एग्जाम भी स्किप हुआ, कोविड आ गया। तो उसके बाद मैं जो ठीक ठाक से पढ़ना चालू की वो है 2024 से। बीच में जॉब मॉब लेके मैं बहुत बिजी हो गई। तो 2024 से मैं फिर से अच्छे से चालू की। तो मेरा पहला जो साल का पहला एग्जाम का था उसमें मेरा मार्क्स आया 97.56%। तो वो तो रह गया, वो नहीं हुआ। तो इस बार दी, तो इस बार मेरा आया 99.85%। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 19 से ब्रेक लिया, और ऐसी कौन सी बात थी आपको फिर से उसी सीएसआर पे लाके रख दिया? आपको लगा कि फिर बात से मैं इसका प्रिपरेशन करूँ? हाँ, बात ये है कि बीच में मैं बैंकिंग का भी प्रिपरेशन करने लग गई थी। ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक अधूरा चीज रह गया था। ये मैं लगता था कि ये करूंगी, लेकिन ये शुरू नहीं कर पा रही थी। उस टाइम का क्या था कि हाँ नौकरी करना है, सब बोल रहे थे नौकरी, बाहर का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, जो कि होता है इस फेज में, सबके साथ ही होता है। तो मेरे साथ भी हुआ। को उस चक्कर में मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करने लगी। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये तो करना नहीं है मेरे को कुछ और ही करना है। मैं तो ये प्रेशर में कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं तो एक जॉब कर ही रही हूँ, मेरे तो एक है ही सपोर्ट। तो उसके साथ साथ मुझे लगा कि नहीं, मैं इसका प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी देर हो चुका है। तो अब जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। तो बस। ओके, मतलब आपके एक मन में गिल्ट था कि ये कुछ रह हाँ गया है, हाँ कुछ करना है। नाइस, हाँ, वेरी नाइस। कुछ अधूरा रह गया था। और ये जो है ना, ये कभी भी नहीं रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता था या कर सकती थी पर मैं नहीं कर पाई। इट्स लाइक एन एक्सक्यूज, है ना, कि मैं कर सकती थी या फिर मैं कर सकता था और मैं कुछ कारणवश नहीं कर पाया। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, फिर से एक यू टर्न लेके आपने उस फील्ड में आए और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे रैंक से आपने इसको क्वालिफाई किया है। बिकॉज सीएसआईआर को, वो जो एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, उसको डबल डिजिट रैंक में क्वालिफाई करना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, राइट? तो कौन सी ऐसी बाधाएं आई आपके प्रिपरेशन में जो आपने 2024 से स्टार्ट किया और 2025 में आपके सामने जो रिजल्ट है, इसके पीछे जो स्वीट मेमोरी, स्वीट स्ट्रगल्स थे, वो हम जानना चाहते हैं। स्ट्रगल बहुत तरीके। एक तो मैं घर पे बैठ के ही प्रिपरेशन लेती थी।
तो घर का तो ऐसे इंडियन पेरेंट्स का तो थोड़ा घर का माहौल अलग ही होता है, तो ऐसे भी मेरा भी था थोड़ा बहुत। तो उसके बीच में भी मैं थोड़ा जॉब करके जॉब का अलग टेंशन रहता था, तो उस बीच में मैं फंस गई थी, उस केस में मैं फंस गई थी पूरी तरीके से। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जो करना है वो ही करूंगी। तो बस किसी तरह की से मतलब खुद को समझा के आ गई इधर कि चलो जो होना है होगा, करके देखते हैं। मतलब जो भी बाकी मतलब हर्डल्स थे उसको मतलब आपने खुद ही टैकल किया है, ऐसा कोई काउंसलिंग नहीं यस। लिया, किसी से पूछा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं है। राइट, वेरी नाइस। ये बहुत जिगरा होता है, जिगरा चाहिए ये सब करने के लिए। एंड थोड़ी एग्जाम की बात कर लेते हैं। ओके, एज वी नो कि ABC 3 पार्ट है, तो आपने सबसे पहले किसको अप्रोच किया एंड उसके पीछे का कारण क्या है? मैं पार्ट सी से शुरू की थी, और ऐसा नहीं मैं एकदम से पार्ट सी खोल के एकदम करने बैठ गई, ऐसा नहीं, मैं 10-15 मिनट दी थी पूरा एक बार गो थ्रू करने के लिए। मैं पहला क्वेश्चन से जल्दी क्लिक कर करके एकदम लास्ट तक पहुंच गई थी, और उस बीच में ही मेरा 4-5 क्वेश्चन बन भी चुका था। ओके, सडन तो मैं, क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट हाँ क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो मैं पिछला का जो अटेम्प्ट था, मैं ये चीज नहीं की थी, मैं एकदम खोल के शुरू हो गई थी, और मेरे को अच्छा मतलब लगता था कि इसके आगे क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगता। तो मेरे को इस बार लगा कि एक बार देख के आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन है। तो मैंने वैसे ही गो थ्रू कर ली एक बार, जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन पार्ट सी का। उसके बीच में मेरा 4-5 क्वेश्चन हो गया, जो जो अच्छा मतलब पता था कि हाँ ये टॉपिक है मेरा पढ़ा हुआ, मैं वो नोट करती गई कि हाँ ये क्वेश्चन मैं फिर से देखूंगी। तो मैंने वैसे करके अटेम्प्ट किया। नाइस, मतलब पहले आपने 75 क्वेश्चन का सर्वे किया। हाँ राइट, हाँ मतलब 10-15 मिनट कुछ लगता है इसमें, डायरेक्ट हाँ आपने हाँ फट 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 स्किप हाँ करना हाँ है। उसमें भी क्या होता हाँ। है, कभी कभी टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं जो एक या दो ऑप्शन से ही सही हो जाते हैं, एंड कभी जी कभी जी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है जो हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम, ना कि ब्लाइंडली। बिकॉज अनीता ने इससे पहले वही किया था और उसका रिजल्ट कुछ निगेटिव आया था। तो उन्होंने एक को इवोल्यूशन टाइप है, एक वर्ड है हमारे इवोल्यूशन में कि एक हम रेड क्वीन हाइपोथेसिस देखते हैं। जैसे प्रे खुद को इवॉल्व करता है वैसे प्रेडिटर भी खुद को इवॉल्व करता है, वैसे एग्जाम ने जैसे खुद को इवॉल्व किया है वैसे अनीता ने भी खुद को इवॉल्व किया है। तो इसका फायदा होता है क्योंकि जैसे आप अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करोगे, अपने मिस्टेक्स को पहचानोगे, तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है। और ये अनीता ने जाना है, तो इसके पीछे उनका एक्सपीरियंस है, उनकी 4 साल की मेहनत है। बट ये आपको डायरेक्टली अभी एक 10-15 मिनट की वीडियो में जानने को मिल रहा है कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपको क्या बोलेंगे उसको, एक स्मार्ट वर्क होना चाहिए। राइट, जो आपको टाइम बचाता है, आपका जो 3 घंटे का टाइम है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने ईच सेक्शन को कितना कितना टाइम दिया है, और आपके रिजल्ट में, आपके जो फाइनल मार्कशीट में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सेक्शन का है? मैं पार्ट सी को 1 घंटा तो दिए थे, ठीक है। पार्ट बी का वो 40 मिनट के अंदर अंदर ही हो गया था, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, तो राइट उतना वो गो थ्रू भी नहीं कर सकते, जो पता है नहीं पता है नहीं पता है। राइट। पार्ट ए का वो 15-20 मिनट, पार्ट ए का मैं 5-6 ही की थी। ओह, मतलब आपने ए और बी और सी से ज़्यादा अपना मार्क्स निकाला है। हाँ तो हाँ आपको ये लगता है कि पार्ट ए को अगर हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया तो ये आपके बीच में, आपके और आपके रैंक के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा रहता है अगर आपने निगलेक्ट किया तो उसको? हाँ, जरूर। पार्ट ए में मतलब अगर आप कुछ कर लिए तो आपका रैंक अच्छा होगा, क्वालिफिकेशन का मतलब चांस भी बढ़ जाता है कि हाँ आप ये एग्जाम क्वालिफाई एग्जैक्टली, करने वाले हैं। बिकॉज बीइंग अ लाइफ साइंस स्टूडेंट हमारे अंदर एक फोबिया रहता है कि हाँ मैथ्स को कैसे सॉल्व करें, फार्मूलाज को कैसे सॉल्व करें। बट वही एक लिमिटिंग फैक्टर है, बिकॉज लाइफ साइंस तो हर कोई बच्चा पढ़ेगा जो लाइफ साइंस का एग्जाम दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड पढ़ के जाएगा, लाइफ साइंस को उसको आएगा ही नहीं। बट लाइफ साइंस के साथ साथ जो भी एस्पिरेंट जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ेगा, उसका एक हाई चांस बढ़ जाता है अच्छे रैंक से JRF क्वालिफाई होने का। तो आपने लाइफ साइंस के साथ साथ आप जनरल एप्टीट्यूड की तरह भी ध्यान दीजिए। ओके, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एट व्हाट रैंक या व्हाट पोजीशन PYQ स्टैंड इन योर प्रिपरेशन? जब एग्जाम दी थी
तब लगा नहीं था, मतलब एग्जाम अच्छा गया था, लेकिन एक तो फोबिया सा था कि हाँ पहली बार भी दिए थे, जब पहली बार का कुछ मार्क्स से भी मेरा एलियस भी रह गया, हम्म, तो वो एक फोबिया था। तो उसको ओवरकम करके मैं प्रिपरेशन की। मैं ऐसी मुझे लगा कि एक स्ट्रेटजी फॉलो करना ही चाहिए, नहीं तो नहीं निकलने वाला। तो मैं बहुत थॉरोली, मैंने ऐसा नहीं है मैं एक बार में पूरा पेपर कर ली थी, मैंने 2-3 बार पूरा पेपर गो थ्रू की, मतलब पार्ट सी में थोड़ा की 1 घंटे बाद, फिर पार्ट बी में आई, फिर पार्ट ए, फिर पार्ट सी में फिर अच्छा, से मतलब गई। इधर उधर आप शिफ्ट होते हाँ रहे। हाँ हाँ, फिर पार्ट सी में गई, फिर पार्ट बी, फिर ऐसे करके मेरा 3-4 रोटेशन में की पूरा पेपर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक ही पार्ट को अगर आप स्टिक करके रहोगे तो आप में सैचुरेशन आ जाता है, आप फिर उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते हो, राइट। और इतने सारे प्रिपरेशन में ये जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं आपके प्रिपरेशन में? वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने जो इस साल का पहला का जो दिया था 2024 का जून का, तो उसमें मैं पीवाईक्यू ज्यादा की नहीं थी, मैं इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, मैं बस ऐसे ही पढ़ती रही और मेरा मार्क्स भी उतना कुछ आया नहीं। लेकिन इस बार मैं पीवाईक्यू की, मैं पीवाईक्यू का अलग सा कॉपी में नोट बनाई, हर एक यूनिट लिख लिख के, बायोकेमिस्ट्री जितना भी क्वेश्चन आया, जितना मेरे को नहीं पता, पूरा स्टेटमेंट सेम टू सेम मैंने छाप दी कॉपी पे। वैसे हर यूनिट का अलग अलग मैंने बनाई पीवाईक्यू का नोट, और मैं एग्जाम के 3-4 दिन पहले मैं बस वही नोट पढ़ के गई। नाइस, बहुत, मतलब आपने निचोड़ के पी लिया है CSIR को, इतना मैं कह सकता हूँ। आपने समझ लिया है कि CSIR क्या चाहता है। तो एट द एंड हमारे दर्शकों को आप ऐसे कुछ वैलिड पॉइंट्स बताओ, या फिर ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताओ जो आपने की है, या फिर वो आपने अवॉइड की है, जो हम कर सकते हैं। अगर आपको फिर से एक बार चांस दिया जाए कि मैं कहूँ कि नहीं ये एग्ज़ाम गलत है, डिलीट कर दिया मैं इस एग्ज़ाम को, आपको फिर से देना होगा इस एग्ज़ाम को, तो उस एग्ज़ाम को आप ऐसे कौन से स्ट्रैटेजी से दोगे कि इससे और बेहतर रैंक आ जाए? पहली बात, मुझे जितना समझ में आया कि पहला नोट्स पढ़ना है। ओके। हम लोग इधर उधर बुक्स में भटकते रहते हैं, ये बुक पढ़े वो बुक पढ़े, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स पढ़ना, पूरा नोट्स अच्छे से, क्योंकि नोट्स समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है, याद करने में, समझने में। तो आप तो पहले नोट्स बहुत अच्छे से पढ़िए, बुक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है, एक टाइम के अंदर ही होता है, 6 महीना, तो उतना बुक पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने भी गलती की थी, मैं बुक्स पढ़ना चालू कर दी थी, तो वो नहीं करना है, आप एग्जाम नोट्स ओरिएंटेड पढ़िए। पढ़ना है। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि नॉलेज है, बुक से नॉलेज मिलता है, नॉलेज काम में आएगी फ्यूचर में, एग्जाम के लेकिन लिए वो काम नहीं नॉलेज आएगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं नोट्स पढ़ी, बहुत अच्छे से नोट्स पढ़ी, मैं पीवाईक्यू का नोट्स बनाई, मैं वीकली टेस्ट देती थी, टेस्ट से भी मैंने नोट्स बनाए, वो क्वेश्चन जो भी नहीं आता था सब लिख लिख के रखती थी, मैं बस नोट्स पढ़ी, और लास्ट में मैं बस जितना भी पीवाईक्यू था मैं वो पूरा पढ़ के गई। और अगर कोई नोट्स और पीवाईक्यू 10 इयर्स का पूरा एकदम पानी की तरह बस पी ले, तो हो गया उसका एग्जाम क्लियर, उसका अच्छे रैंक सब कुछ होगा। नाइस, वेरी नाइस, एक्सपीरियंस मैटर्स, और ये आपने प्रूव करके दिखाया है। एंड क्या सोचा है आपने आगे? आपको रिसर्च में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है? मुझे जेआरएफ रिसर्च में ही जाना है, तो अभी देंगे इंटरव्यू, इधर उधर वैकेंसी निकलेगा जरूर तो जरूर, बिल्कुल। हाँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अभी के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, IFS इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे। जो भी आप आगे करना चाहते हो, अपने आजू बाजू वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, नोबल कॉज करो, यही एक मांग होती है किसी भी यूथ से, राइट। वी आर द पिलर्स, सो आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू Thank you. फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you.